है ना कि अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे जी, समझे। संविधान का अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। और हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पूरा संविधान। तो आर्टिकल 1 जो है आपका मीडियम कुछ भी हो, जरा सा सुन लीजिए इसको ध्यान से। इसको अंग्रेजी में ही बोलेंगे क्योंकि अंग्रेजी में बोलने की कुछ पीछे वजह है। ध्यान दीजिए दर्जी, क्या आप हमसे बोलिए। वो नहीं पढ़ाए थे 51, ये तो नहीं पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे पार्ट। और पार्ट ये बताए थे कि पार्ट कौन से पार्ट में क्या क्या है। हम लोग आपको बताए ना कि कितना आर्टिकल है, 470 आर्टिकल से ज्यादा हम आपको बताए थे लगभग। हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे। वो तो हम आपको बताए कि 25 भाग है, तो उसमें भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 है, तो फलना में इतना है। क्लियर हुआ नहीं जी? तो खैर जी सुनिए, तो आपको बता रहे थे आर्टिकल 1 क्या है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए इसका बहुत ब्रॉड अर्थ है जी। इसका क्या क्या अर्थ है आप समझिए। क्या बोले आपको, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत को हम लोग हिंदी में भारत कहेंगे और इंग्लिश में इंडिया कहेंगे। ऑफिशियली इसको अन्य किसी नाम से नहीं बुलाया जा सकता है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त या कोई तरह का। जैसे आप देखिएगा कि आप दुनिया का कोई देश आपके देश के बारे में ऑफिशियली बोल रहा होगा तो इंग्लिश में बोल रहा होगा तो इंडिया बोलता होगा, और वो अगर मान लीजिए उर्दू में बोल रहा होगा तो हिंदुस्तान नहीं बोलेगा, वो भारत बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपकी सरकार भी इसको जब कहीं भी लिखेगी तो हिंदी में लिखेगी तो भारत, अंग्रेजी में लिखे तो इंडिया। बात समझ में आ रही थी? अभी एक नया फैशन चला है कि नहीं इंडिया नहीं लिखना है, भारत ही लिखना है। तो वो फैशन के कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। समझे, एक नया फैशन चला है, समझे, नया नया एक हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म को हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं, समझ गए। अब आगे बोलने से फिर आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है ना, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये मतलब क्या है इसका? देखिए दुनिया में दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था होती है, ध्यान से समझिए। एक यूनिटरी सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं एकात्मक व्यवस्था, और एक फेडरल सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। बात समझ गए? पहले आप फेडरल सिस्टम के बारे में समझिए। देखिए यहां पर दो सरकार है, यहाँ पर सरकार का दो केंद्र है, एक दिल्ली में, एक प्रत्येक स्टेट के कैपिटल में। नहीं, बॉम्बे में है जी, नहीं भोपाल में है, उसी तरह कलकत्ता में है, करेक्ट, रायपुर में है, नहीं, उसी तरह से यूपी का लखनऊ में है, बिहार का पटना में है, नहीं, झारखंड का रांची में। तो सरकार का दो केंद्र है। आप कभी ऐसा सुने कि ब्रिटेन में फलाना स्टेट में ये हुआ? अमेरिका के बारे में आप सुने होंगे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में ये हो रहा है, नहीं जी, या मिशिगन स्टेट में फलाना चीज हो रहा है, वहां गवर्नर है वगैरह वगैरह, करेक्ट कि नहीं? तो कुछ देश है जहां पर पूरा देश का प्रशासन एक ही जगह चलता है, मतलब सत्ता का एक केंद्र होता है। इस तरह की व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, एकात्मक व्यवस्था। और जहां पर अधिकारों का डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पावर का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, और दो चीज रहता है, एक यूनियन एक यूनिट, मतलब केंद्र और इसकी कुछ इकाइयां। बात क्लियर जी? तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। पूरे देश का शासन एक जगह चल रहा हो तो एकात्मक। अब पूरे देश में अधिकारों का वितरण और विभाजन है और सत्ता का दो केंद्र है,
तो उसको कहेंगे हम लोग संघात्मक। अब संघात्मक व्यवस्था का यार्डस्टिक या बेंचमार्क माना जाता है अमेरिकन फेडरलिज्म को। तो हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि अमेरिकन सिस्टम और हमारे सिस्टम में क्या अंतर है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद का कुछ कुछ गुण होता है। हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश में संघवाद का गुण है कि नहीं। तो संघवाद का पहले हम जनरल गुण बताते हैं, और ये गुण कहाँ से हम लोग जाने हैं, तो ये गुण अमेरिका के आधार पर हम लोग मानते हैं कि संघवाद का ये सब गुण है। समझे? फेडरलिज्म का गुण क्या क्या है ये सब हम लोग, जैसे पहला तो अभी बताए डिवीजन ऑफ पावर, नहीं अभी बताए ना अभी आपको, डिवीजन ऑफ पावर मतलब शक्ति का विभाजन, अधिकार का विभाजन। क्लियर? दूसरा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तीसरा क्या चीज बताया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लिखित संविधान। लिखित संविधान ये भी हुआ एक संघवाद का की विशेषता। उसका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा ना हो कॉन्स्टिट्यूशन कि जब मन तब आप उसको बदल दें। बात समझे? दृढ़ संविधान, उसके सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए? उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हिंदी में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हिंदी में हुआ ये स्वतंत्र न्यायपालिका। बात समझे? इंडिपेंडेंट के बदले में क्या लिख दिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर है संविधान, दृढ़ संविधान, लिखित संविधान और अधिकारों का वितरण और विभाजन, ये सब गुण हुआ मोटे तौर पर। और बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक संसद या प्रणाली। तो ये सब फेडरलिज्म का गुण है। बात समझे? तो ये सब कहां से हम लोग लिए कि ये सब फेडरल सिस्टम का गुण है, कि अमेरिका में ये सब गुण है तो हम लोग माने कि इसलिए हम लोग में अगर ये गुण है तो हम लोग फेडरल, हम लोग ये सब गुण नहीं होगा तो हम लोग फेडरल नहीं। तो इसलिए हम आपको बताएं कि अमेरिकन फेडरलिज्म को माना आता है एक यार्डस्टिक या बेंचमार्क। उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन कितना संघात्मक है या नहीं। बात समझे? इसको हिंदी में लिखवा दे क्या? अधिकारों का वितरण, उसका लिखित संविधान, दृढ़ संविधान, उसके संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर? तो अब देखिए क्या है अमेरिकन फेडरलिज्म और हमारे फेडरलिज्म में क्या क्या अंतर है, पहले देख लीजिए। अब ये बताते हैं कि यूनिटरी सिस्टम में क्या क्या गुण होता है। पहला कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लचीला संविधान, ठीक है। दूसरा कि इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान। अब आपातकाल का जो प्रावधान है भारत में, आर्टिकल 352 आप आगे जानेंगे। इस समय क्या होता है, पूरा देश ऐसा लगता है कि एक ही जगह से चल रहा हो। उसके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब अखिल भारतीय सेवाएं, इसके बारे में भी थोड़ा समझाएंगे भी। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल, हमारे यहां सब लोग नागरिक है भारत का, एकल नागरिकता। ये सारा क्या चीज है? ये सारा हुआ
क्या चीज का गुण? यूनिटरी सिस्टम का। तो हमारे यहाँ ये सब भी है, आप देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ कुछ फेडरलिज्म का भी गुण है और कुछ इस तरह का भी गुण है, एकात्मकता का भी गुण और संघात्मकता का भी गुण है। बात समझ गए? अब थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अमेरिकन फेडरलिज्म से हम लोग डिफरेंट कैसे है। बात समझ लीजिए। तो अमेरिका में देखिए क्या कि अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ढेर सारा स्टेट्स मिलके आपस में लोग एग्रीमेंट किया कि हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग अपना कुछ पावर डेलीगेट किए यूनियन को, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस वगैरह वगैरह, और हम लोग रेस्ट हम लोग पास रहेगा, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। तो ये समझौता किया, सब मर्जी होगी भी, ये अलग हो जाएगा, वहां के लेजिस्लेशन पास कर देगा, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका छोड़िए। हमारे यहाँ उस तरह व्यवस्था है। हमारा देश विभिन्न राज्यों के बीच एक संधि या समझौते का परिणाम है। हम लोग हजारों साल से भारत रहा है, दूसरे शासन था वो अलग मामला है, भारत तो हजारों साल से रहा है कि कहीं से हम लोग पकड़ के किसी को नहीं बुलाए या समझौता नहीं हुआ है। तो एक तो यहाँ डिफरेंस हो गया। वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब पहले समझिए क्या। वहां हर व्यक्ति पहले उस राज्य का नागरिक है, कैलिफोर्निया, मिशिगन या जो भी है, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नागरिक है। उस राज्य का नागरिक होने के नाते उसको कुछ प्रिविलेज मिला है, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिक होने के नाते उसको कुछ मतलब अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। वहां दो झंडा होता है, समझे? अच्छा, यूनिटरी सिस्टम का एक चीज और है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिटरी सिस्टम का एक गुण है। हिंदी में इसको कहेंगे एकल संविधान, एक संविधान। तो आप भारत में देखते हैं कि सबका राज्य का हो कि केंद्र का, सबका एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था तो उसको खत्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, मामला खत्म। तो अब पूरे भारत का एक ही संविधान है। भारत में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब अपना पावर डिराइव कहां से करते हैं? सब पावर डिराइव करते हैं संविधान से। सबको शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान। तो एक ही संविधान है। अमेरिका में 2 संविधान है, हर राज्य का अपना, और संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना संविधान। बात समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि एक और यूनिटी सिस्टम का गुण है जो कि भारत में है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। हिंदी में इसको कहते हैं जुडिशियरी, हिंदी में इसको कहेंगे एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब इसका मतलब समझ लीजिए, तो समझिएगा जी। अमेरिका में क्या होता है ना कि वहां पर 2 तरह का कोर्ट होता है, फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे हमारे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है वो उस स्टेट का कानून लागू करेगा, अब फेडरल कोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कानून लागू होगा। यहां पर हर कोर्ट में हर कानून लागू होता है, केंद्र सरकार का भी कानून और राज्य सरकार भी कानून, प्लस कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन है सबऑर्डिनेट कोर्ट। वहां हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना ही देना नहीं है। ये हमारे राज्य का हाई कोर्ट है, उसको उस कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो और बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो आप समझ गए सिटीजनशिप का, आपको बताया कि अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहां पर एक संविधान नहीं है, 2 संविधान है। वहां पर 2 झंडा होता है, हमारे एक झंडा, ट्राई कलर। पूरे ऐसा है कि झारखंड का अलग झंडा, बिहार का अलग झंडा, भारत का झंडा चलता है सब कुछ। तो हर सरकारी बिल्डिंग पर 2 झंडा रहता है, एक स्टेट का झंडा और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा। क्लियर जी? तो आप समझ गए इसको। तो इस कारण से चूंकि क्या होता है ना, जैसे इमरजेंसी के बारे में आप पढ़ाएंगे ठीक से आगे, तो बताएंगे जब इमरजेंसी लगता है तो पूरे भारत का शासन ऐसा लगता है कि एक ही जगह चल रहा है। राज्य है, राज्य का विधायिका भी है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर भी है, लेकिन
सारा पावर उसमें केंद्र के पास आता है और संसद के पास आता है। बात समझे? तो उस स्थिति में क्या लगता है कि पूरा देश एक जगह से चल रहा है, तो यूनिटरी हो जाता है। बात समझ गए? तो इसलिए कहा था कि इंडिया इज ए फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस, मतलब भारत एक संघात्मक व्यवस्था है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। बात समझ में आ गई जी? कि हम लोग क्या सिस्टम तो वही है, डिवीजन ऑफ पावर, संविधान है, लिखित संविधान है, रिजिड भी है, आपको आगे पढ़ाएंगे, रिजिड भी है कुछ सेंस में। तो इस तरह का व्यवस्था तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है जिस कारण से हम लोग को जरूरत पड़ने पर, चूंकि हमारा अलग कंडीशन में हमारा देश है और बना इस सेंस में कि हम लोग को आजादी मिली है, तो उस कारण से हम लोग का जो भी है हम लोग का यूनिक है, अपना है सिस्टम, जो हमारे लिए सुटेबल था उस तरह का सिस्टम हम लोग अडॉप्ट किए, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कि नहीं ऐसा ही चाहिए वैसा। फेडरल सिस्टम वहां पर रहता है जिसको समझ लीजिए कि फेडरेशन उस देश की आवश्यकता है, मजबूरी है, जिस देश में ढेर सारा डाइवर्सिटी है। बात समझ गए? आप अगर अभी यही ब्रिटेन के किसी क्लास में बैठे होते, सब गोरा गोरा भात कैसा आलू कैसा दिख रहा होगा, उबला आलू क्यों नहीं दिखेगा? सब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, सब अलग अलग तरह का रंग बिरंगे लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारा भोजन पानी सब थोड़ा थोड़ा दूर में बदल जाता है। तो जिस देश में इतना डाइवर्सिटी होगा वहां पर आप चाहेंगे कि एक ही तरह का यूनिफॉर्म सारा सब कुछ करना, वो संभव नहीं, तो फिर देश टूटने फटने लगेगा। बात समझ गए जी? तो आप यहाँ पर क्या है कि सबके डाइवर्सिटी, इथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, सब चीज को, ट्रेडिशन, कस्टम, सबको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और उसको रिस्पेक्ट देना होगा। आप अगर चाहते हैं कि भारत इसी तरह फलता फूलता रहे, तो सोसाइटी के हर सेक्शन के फीलिंग्स और इमोशन को, उसके ट्रेडिशन कस्टम को प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट देना होगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हमारे जो फोर फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उसके द्वारा फेडरल सिस्टम ही अपनाया गया, समझे? और लेकिन चूंकि हमारा अभी नेसेंट, तुरंत हम लोग शुरुआत किए थे जी, नया डेमोक्रेसी था, एकदम नेसेंट, नया नया। तो हम लोग ऐसा भी नहीं चाह रहे थे कि स्टेट टूट फट के इधर उधर हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सेंटर को ज्यादा पावर दी। अच्छा, एक चीज आपको इसको एक्सप्लेन करना भूल गया, ये ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये देखिए क्या होता है, भारत में 3 ही सर्विसेज, इसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, समझिएगा जी। अखिल भारतीय सेवा, एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। यही 3 सेवाएं जिसको हम लोग करते हैं अखिल भारतीय सेवा। याद रखिए, परीक्षा में आता है कि भारत में 3 ही सेवाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, और जो सेवा है उसको सेंट्रल सर्विसेज और कुछ कुछ अलग अलग है। बात समझे? जैसे मान लिया आप इंडियन फॉरेन सर्विस हुआ, तो वो सेंट्रल सर्विसेज है, समझे? या इनकम टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, रेवेन्यू सर्विस जो भी है, वो अलग तरह की सेवा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ये कहीं भी, अब देखिए आपके जो आईएएस ऑफिसर है वो बेसिकली एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी नियुक्ति कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तनख्वाह किसे ले रहा है? राज्य सरकार से ले रहा है। वो डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा उस पर? केंद्र सरकार। बात समझ में आ गई? तो ये एक तरह से नहीं हुआ जी कि आप राज्य के शक्ति, मतलब राज्य के अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कि अपना आदमी बैठाए हुए हम राज्य में। तो इस तरह के चीज के कारण भारत को हम लोग पूरी तरह से फेडरल नहीं कहते। बात समझ गए? और फेडरल टेडरल करने का मामला नहीं, जो हमारा सिस्टम यूनिक है, हमारे अपने नीड के अनुसार से हम लोग अपना सिस्टम बनाए। इस तरह का भारत का डाइवर्सिटी और बहुत तरह का समस्या भी है यहाँ पर जी, नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, बहुत तरह की समस्या भी है। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह का सिस्टम बनाए। बात समझ गए? तो आप समझे ये कि आर्टिकल 1 आपको पढ़ा है कि क्या क्या होता है, समझे? तो थोड़ी देर और समझ लीजिए। अब क्या है ना कि आर्टिकल 1 समझ गए, आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 कहता है कि, ध्यान दीजिएगा जी, कि किसी भी नए राज्य को शामिल करना संघ में यह संसद का विशेषाधिकार है। मेरी बात समझ में आई?
संघ में किसी, इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट टू एडमिट एनी न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। मतलब भारतीय संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश देना ये किसका विशेषाधिकार है? संसद का विशेषाधिकार है। बात समझ में आई? अब इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपको शायद नहीं पता है कि सिक्किम जो है वो हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। वहां पर राजा राज करता था, चौग्याल वंश का वहां शासन था। तो जैसे तैसे हमारी सरकार के द्वारा ओवर्ट एंड कोवर्ट अलग तरह से ऑपरेशन करके बाला फुसला के डरा धमका के धीरे धीरे करके उसको, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी तो उसको एक पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर बाद में उसको फुल स्टेटहुड मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में, और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना। अभी मान लीजिए किसी कारण से हम लोग पाकिस्तान का सिंध प्रांत को जीत ले तो उसको भारत का हम लोग मान लीजिए 29वां राज्य बना देंगे, तो कौन बनाएगा? संसद। बात समझ में आ गई? अब तीसरा कहता है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, बड़े राज्य को विभाजित कर छोटे राज्यों में बांटना या एक से अधिक छोटा राज्य बनाना, दो छोटे राज्य को जोड़कर बड़ा राज्य बनाना, बाउंड्री में परिवर्तन करना किसी राज्य का, नाम बदलना किसी राज्य का, ये सब संसद का विशेषाधिकार है। ये कौन काम करेगा? ये काम संसद करती है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश को तोड़ करके दो स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कौन कर किया होगा? ये संसद करेगी। राज्य सरकार या कोई भी कितनों उछलेगा, उसको ये औकात नहीं है, वो उसको पावर नहीं है कि वो दो टुकड़ा में बांट देगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक कि नाम भी नहीं बदला जा सकता है। उत्तरांचल था नाम, उसका नाम था करना उत्तराखंड, तो कौन किया? संसद किया उसको। बात समझ में आ रही है? अब ये तरीका क्या है, कैसे हम लोग समझे, कैसे हम लोग नया राज्य बनाते हैं, एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसको तोड़ फोड़ की, समझे? तो आर्टिकल 3 में ही लिखा हुआ है कि नए राज्य बनाने संबंधी प्रस्ताव को संसद में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बात समझे? और राष्ट्रपति के पास जब उसको अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेजता है। क्लियर? संबंधित राज्य की राय मिलने के बाद अगर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है तो नए राज्य का गठन हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से बोलते हैं कि नए राज्य बनाने संबंधी प्रस्ताव को संसद में पेश करने के पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति के पास जब उसको पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पहले संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेजता है। उसकी राय मिलने के बाद संसद का दोनों सदन अगर उसको साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो नया राज्य का गठन हो जाएगा। क्लियर? अब सुनिए, अब क्या है ना कि जैसे मान लिया जाए कि बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाना है, तो बिहार को भेजा गया उसकी राय जानने के लिए, तो बिहार की राय कौन देगा? कौन? बिहार में बिहार की जनता का प्रतिनिधि कहां बैठता है? वहां की विधानसभा में। तो विधानसभा वहां का देगा राय। तो 2/3 बहुमत से दे दिया कि झारखंड नहीं बनना चाहिए, तो भी अगर संसद चाहेगी तो झारखंड को बना मतलब अलग झारखंड राज्य बना सकती है। बात समझ गए? तो फिर आप सोचेंगे कि फिर ये उस राज्य की राय जानने का जरूरत क्या था? जरूरत था क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता की राय। अगर आप जनता की राय के अगेंस्ट में जाकर के अगर कुछ काम करेंगे तो आप फिर अपना पॉलिटिकल एसेसिनेशन अपने आप करेंगे या पॉलिटिकल सुसाइड नहीं जी। तो इस कारण से राज्य की राय लेना होता है। हालांकि
क्या कहते हैं उसको कि ओवर रूलिंग पावर किसको है, संसद के पास है, लेकिन राय लेना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि। बात समझे। अब एक चीज और समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वहां से दे दिया गया, बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाने, बिहार के विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया, तो फिर संसद उसको साधारण बहुमत से पारित कर देगी तो राज्य बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से नया राज्य बनाने का तरीका है। क्लियर। अब क्या है ना कि आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि नए राज्य बनाने संबंधी प्रस्ताव को संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। कोई नया राज्य बनना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है उसको संविधान संशोधन माना जाएगा, क्योंकि संविधान का संशोधन करने का तरीका है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो उसमें आर्टिकल 368 नहीं, नॉर्मल जो प्रोसीजर्स है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, उसको पास करने के लिए वो फॉलो करना होता है। मेरी बात समझी। जो सामान्य विधायी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसको पारित कर दिया जाएगा साधारण बहुमत से, तो फिर बन जाएगा नया राज्य। क्लियर जी। उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ दीजिए। तो ये हम आर्टिकल 4 तक बताए। अब मेन चीज जो आपको बताना था, जो अभी आप नहीं बता पाएंगे, समझ गए, वो ये कि कैसे कैसे हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। बात समझ गए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। समझे। क्या पढ़ेंगे? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में। और उस सेशन में कांग्रेस के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या है ना कि एक ह्यूमन बीइंग का बहुत सारा नीड होता है, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, कई तरह का नीड। आमतौर पर आप देखेंगे कि अब हम लोग अपने ढंग के, अपनी तरह के लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। करेक्ट और नॉट? आप अभी मान ली कहें कोई मान ली बिहारी है, वो बिहार से बाहर अगर कोई दिल्ली में घर खरीद रहा है, वो कोशिश करेगा कि 2-4 बिहारी वहां हो। इंडिया से बाहर आप चले जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि कोई इंडियन हो, अगर इंडियन नहीं हो तो पाकिस्तानी हो। ये पता है कि नहीं? भारत के बाहर इंडिया पाकिस्तान के लोग बड़ा घुल मिल के रहते हैं। ऑब्वियस है इसका कारण कि हम लोग कल्चरली एकदम सेम है जी लगभग। तो जो भी है, तो इसलिए लोग एक साथ रहना ज्यादा अच्छी तरह से, मतलब एक तरह के लोग साथ रहना पसंद करते हैं। देखिए बंगला भाषी कुछ लोग होगा तो देखिए आसपास में सब बंगला भाषी है। करेक्ट कि नहीं? तो उससे साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फैक्शन होता है, इमोशनल भी, और उसका कुछ प्रैक्टिकल मतलब भी रीजन है। प्रैक्टिकल रीजन मतलब आप जैसे मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, हमको हमारा आपका मतलब आपको हमारा कस्टम सिस्टम पता है, तो हम थोड़ा इधर उधर भी गए तो आप वो कहेंगे हाँ इसके बाद ही करना है। करेक्ट नहीं? और बहुत सारा प्रैक्टिकल इसका कारण है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। समझे? फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में। ठीक। और इन्हीं के अनुशंसा पर आगे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। समझ गए? तो इसमें और लोग भी थे। ठीक है। तो अब 1956 में इसी कमीशन, फजल अली कमीशन, या जिसको हम लोग कहे राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसकी अनुशंसा पर इसके रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा पर 1956 में केरला नामक एक नया राज्य बना। ये कैसे बना? तो उसमें एक राज्य था, मतलब एक स्टेट था इंडिया का,
प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर आप जानते होंगे, तो कोचीन त्रावणकोर को मिला करके, और मद्रास स्टेट था उसमें बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, इस तरह का स्टेट हुआ करता था। तो मद्रास स्टेट जो होता था उसका मालाबार रीजन और कासरगोड ये रीजन को मिला करके एक नया स्टेट बनाया गया 1956 में, केरल। ये मतलब मलयाली स्पीकिंग एक अलग स्टेट बनाया गया, बात समझ लीजिए। तो केरल हो गया। क्या क्या इसमें गया? त्रावणकोर, कोचीन, उसके बाद आपको बताया मालाबार वाला रीजन मद्रास स्टेट से लिया गया, और कासरगोड जो साउथ किनारा डिस्ट्रिक्ट से में पड़ता था, ठीक है। तो ये हो गया केरल। अब आपको पता होगा हैदराबाद एक स्टेट था भारत में, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ कि वहां पर निजाम हुआ करता था, राजा। तो अब उसमें क्या था ना कि उसमें कुछ तेलुगु स्पीकिंग थे, कुछ क्या कहते हैं तमिल स्पीकिंग लोग थे, हिंदी स्पीकिंग बहुत सारे मेजोरिटी के लोग थे। तो हिंदी और तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मिला करके एक नया स्टेट बनाया गया, उसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कब बना? 1956 में। क्लियर? अब क्या है ना कि ये तो बन गया। उसके बाद क्या, इसी समय एमपी जिसको अभी आप कहते हैं ना मध्य प्रदेश, तो उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, उसका क्या नाम था? सीपी। तो उसको फिर से क्या किया गया, उसमें इतना सारा विंध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य भारत और इसमें भोपाल स्टेट, ये तीनों को जोड़ करके एक नया स्टेट बनाया गया, उसका नाम रखा मध्य प्रदेश। क्या रखा गया नाम? ये 1956 में ही सब हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग। 1954 में पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ दादरा नगर हवेली, हाँ, और समझे। और इसको 1961 में मिल गया यूनियन टेरिटरी का दर्जा। उस बीच में उसमें कुछ इसी तरह का इंटरिम कुछ तरह का व्यवस्था किया गया था, मतलब अस्थायी कुछ व्यवस्था किया था 1954 से 61 के बीच, और 61 में इसको दे दिया गया क्या चीज का दर्जा? यूनियन टेरिटरी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दे दिया। अब 1954 में ही फ्रेंच जो है पौंडीचेरी पर शासन करता था, तो अपनी मर्जी से छोड़ दिया, बात समझे। तो 1954 से ये कुछ व्यवस्था यहाँ अंतरिम व्यवस्था रहा, और 1962 में पौंडीचेरी अभी लिख रहे हैं, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, समझे। यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1962 में पौंडीचेरी को दिया गया। फिर 1961 में, ठीक है, गोवा जो है ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। गोवा में भी पुर्तगीज का शासन था, तो इसको दे दिया गया यूनियन टेरिटरी का स्टेटस, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1961 में, ठीक। अब 1966 में क्या हुआ कि बॉम्बे प्रोविंस था जी, सॉरी पहले इसके पहले और बता दे कि 1963 में नागालैंड को फुल स्टेटहुड दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? नागालैंड को। अब अभी क्या बोल रहे थे हम? अब क्या है कि बॉम्बे, हाँ, और बड़ौदा प्रांत को मिलाकर, या समझे, बॉम्बे और बड़ौदा को रीऑर्गेनाइज कर, पुनर्गठित कर
मराठी भाषी, मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग गुजरात का गठन किया गया 1960 में। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का, गुजराती स्पीकिंग हो गया गुजरात और मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इसका गठन हुआ। इसके पहले आपको बता दें, जिसमें आपको बता रहे थे एमपी के बारे में और केरल वगैरह वगैरह, उसी समय भारत में एक स्टेट था, उसको कहा जाता था पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, स्टेट्स यूनियन। इसको शॉर्ट में कहते थे पेप्सू। क्या कहते थे? पेप्सू। तो इस स्टेट को पंजाब में मिला दिया गया था 1956 में। उसमें पंजाब स्टेट था पहले से, जो आपको पता होगा कि आधा पंजाब चला गया उधर, पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान में, अब पूर्वी पंजाब यहाँ रह गया। तो यहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू। तो उसको कर दिया गया था पंजाब के अंदर। अब पंजाब में कुछ कुछ आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उस कारण से 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और पंजाब से 2 स्टेट बना। इधर लिखते, ठीक है, पंजाब से, इसको मिटा दे सब, मिटा देना। पंजाब से 2 स्टेट बना। क्या क्या बता दे रहे हैं। 1966 में हिंदी स्पीकिंग पंजाब टूटा और इससे 2 स्टेट बना, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा और पंजाबी स्पीकिंग पंजाब। लेकिन दोनों का कैपिटल जो है वो ज्वाइंट रहने दिया। ठीक है, तोड़ करके हिंदी स्पीकिंग हरियाणा और पंजाबी स्पीकिंग पंजाब बना। अब चंडीगढ़ के मामले में क्या हुआ कि दोनों में रह गया डिफरेंसेस। दोनों का कहना था कि चंडीगढ़ मेरा कैपिटल, तो उसको ज्वाइंट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब पंजाब का कुछ जो हिली रीजन था, ध्यान दीजिएगा, पंजाब का जो कुछ हिली रीजन था उसको, उसमें एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था हिमाचल प्रदेश। तो ये हिली रीजन दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड दिया गया। हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात समझ गए? किसको? हिमाचल प्रदेश। ठीक। 1972 में असम से अलग किया गया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन सबको पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब? 1972 में। ठीक है जी। और 1973 में मैसूर स्टेट हुआ करता था, उसमें इसका नाम बदल के कर दिया गया कर्नाटक। क्या किया गया? मैसूर स्टेट का नाम बदल के कर दिया कर्नाटक। एक चीज यहां पर ही बता देते आपको, 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदल के किया गया तमिलनाडु। ठीक। और 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस एक स्टेट हुआ करता था, संयुक्त प्रांत, उसका नाम बदल के कर दिया गया यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। किसका नाम? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसका नाम बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। क्लियर जी? अब आगे बढ़िए। 1975 में सिक्किम को फुल स्टेटहुड दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में सिक्किम को। आपको शायद कल बताए होंगे कुछ इसके बारे में कि सिक्किम जो था उसमें
चोग्याल वंश का शासन था, नहीं जी। और चोग्याल वंश को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन के द्वारा उसको समझा बुझा के थोड़ा सा प्रेशर डाल के करते 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 पहले एक एसोसिएट स्टेट बनाया इंडिया का, और फिर उसके बाद फिर उसको 1975 में 22nd स्टेट इंडिया का ये बना। कौन? सिक्किम। ठीक, तो 1975 तक हम लोग पहुंच गए। नहीं, अब देखिए 1987 में 3 यूनियन टेरिटरी को फुल स्टेटहुड दिया गया। पहले मिजोरम को, इसी ऑर्डर में याद रखना है, पहले मिजोरम बना 23वां स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश क्या था इसके पहले? वो यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। उसके भी पहले अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जानते थे इस नाम से, NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। क्या के नाम से जानते थे? समझ गए, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद वाला स्टेट 24वां स्टेट। और गोवा, इसको फुल स्टेटहुड दिया गया 1987 में, और ये भारत का 25वां राज्य बना गोवा। क्लियर? तो ये बताया आपको। अब इसके बाद 25 राज्य तो बन गया। अब क्या है ना कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ ये भारत का 26वां स्टेट बना। ये मध्य प्रदेश को का जो ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया था उसको अलग किया गया मध्य प्रदेश से, और ये बन गया। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना। कैसे बना? उत्तरांचल बना, उत्तर प्रदेश का हिली डिस्ट्रिक्ट को मिला करके। और 15 नवंबर को बिहार को डिवाइड करके झारखंड बना। कौन खंड? झारखंड। क्लियर? तो झारखंड बन गया। अब 2014 ईस्वी में 2014 इसमें आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया और तेलंगाना बना 29th स्टेट। ठीक, लेकिन स्टेट अभी 28 है। ठीक है, उसकी वजह क्या हुई कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को का स्टेटहुड खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर का को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, कारगिल वगैरह वाला हिस्सा और लेह वाला हिस्सा उधर लद्दाख के साथ मिला करके वो अलग एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख। बस समझ गई। तो स्टेट 28 हो गए। तो ये आप सारा आपको बता दिए कि कैसे कैसे। अब इस बीच में क्या हुआ कि 2020 में, समझे, गोवा, दामन द्वीप, ये तीनों एक साथ यूनियन टेरिटरी था। तो 1987 में जब गोवा बन गया स्टेट, तो दामन द्वीप अलग से यूनियन टेरिटरी रह गया। अभी 2020 में क्या किया गया कि दादरा नागर हवेली और दामन द्वीप को एक साथ कर दिया गया। समझे, दादरा नगर हवेली और दामन दीव को एक साथ कर दिया गया। दीव नदी, समझे, ये हो गया। अब एक चीज और समझिए,
1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम बदल के कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये कब किया गया? 1992। 2006 में क्या किया? उत्तरांचल जो भी बताई थी, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तराखंड। हाँ, और इसी समय पांडिचेरी, जो कि आपको बताया होंगे कि 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया गया पुदुचेरी। अब ये पुदुचेरी हो गया। अब 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के कर दिया गया ओडिशा। ये हो गया। तो ये हम आपको पूरा बताए कि कैसे कैसे भारत में अभी जो हमारा पूरे भारत में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसकी क्या स्थिति है और कैसे मतलब ये सब बना। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे, कल 5 अगस्त था, कि अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को फिर से फुल स्टेटहुड दे दिया जाएगा। हम भी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ गए ना। लेकिन अभी नहीं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद ही लेकिन जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बन जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इसको आप समझ लीजिए यहाँ तक।